ठीक है। अब यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को आज की क्लास में जो है कवर्ड करेंगे। ओके, आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप उसको मैंने ट्रिक बताई थी कि जो है मेटल से याद रख लीजिएगा इन सभी के प्रॉपर्टीज को। हम आगे बात करते हैं, जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज बात करते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। All metal except mercury exist as solid at room temperature. Metal have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. कह रहा है कि जितने भी मेटल होंगे ना एक्सेप्ट मर्करी, वो सभी के सभी किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। मर्करी जो होता है एक मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। वेरी गुड, इसमें होता है लिक्विड होता है। ओके, यानी कि बाकी सभी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल, लेकिन गैलियम एंड सीजियम अगर आपने थोड़ा सा यानी कि 30 डिग्री टेम्परेचर, अगर आपने 30 डिग्री टेम्परेचर दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एट 30 डिग्री टेम्परेचर गैलियम एंड सीजियम converted in liquid. हाँ, कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है। बाकी ये याद रखना कि मान लो एक आदमी ने, मैंने आप एक बच्चे को कहा कि बच्चे ये एकदम जो है बाहर का टेम्परेचर है मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, ठंड का समय है, और मैंने कहा कि बताओ, उसको हाथ पे रख के कहा मैंने, बताओ ये क्या होगा, यानी कि हमेशा सॉलिड रहेगा या कुछ देर बाद लिक्विड हो जाएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री। इस कारण से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि सीजियम एंड गैलियम को अगर आप हाथ पे रखते हो, these two metal will melt if you keep them on your palm, यानी कि अपने हथेली पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे बेसिकली हमें दो बातें याद रखनी है कि मेटल में मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर जो रूम टेम्परेचर से ज्यादा, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब ये तो समझ में आ गया कि सर रूम टेम्परेचर होगा तो मरकरी लिक्विड में होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो गैलियम एंड सीजियम क्या हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट है यानी कि मेटल में, वो सभी के सभी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट कह रहा है, अच्छा मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? सर ब्रोमियम। ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मेटल होते हैं वो कौन कौन से स्टेट को वेरी करते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेट होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। यस, सॉलिड। ये तीनों में पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों में पाए जाते हैं, जबकि मेटल जो होते हैं दो स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड में। यहाँ लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। मेटल का जो स्टेट होगा वो कौन कौन सा होगा, सॉलिड एंड लिक्विड। एंड लिक्विड। सॉलिड। जबकि
नॉन मेटल का क्या हो जाएगा? नॉन मेटल का क्या होगा बोलिए? Solid, liquid and gas. Solid, liquid, आप gas. लोगों को पता है कितने स्टेट होते हैं? सर ऐसे तो Sir, five. फाइव आप लोगों को 5 पढ़ने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लस ओके, आयोडीन जो होता है ना, नॉन मेटल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में, विच नॉन मेटल इज शाइनिंग प्रॉपर्टी सोर्स या लस्ट्रस प्रॉपर्टी सोर्स। तो आयोडीन जो होता है ना वो चमकता है। आयोडीन जो होता है, हाँ, वो क्या होता है कि अगर जो आप देखोगे तो क्या होगा, यानी कि जो चमकता है वो कैसा नॉन मेटल है। एक और भी है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा है? यस Yes, सर sir. हाँ, यूज होता है पेंसिल में। तो आप देखना पेंसिल जो है ना वो चमकदार होता है, नहीं तो आप क्या करना, Yes, पेंसिल के ऊपर लिख लेना, बुक के ऊपर Yes, या sir. कॉपी, बुक पे नहीं कॉपी पे लिखना, और उसको देखना तो आपको जो है थोड़ा सा शाइनिंग नेचर दिखेगा। यानी कि वो भी क्या है, यानी कि एक एलोट्रोप्स है कार्बन का जो या ग्रेफाइट दिया रहे। आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा प्रॉपर्टी शोज करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Carbon is a non-metal that can exist in different form. Basically, कार्बन के जो ना 3 एलोट्रोप्स होते हैं। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के वो अगर जो 2 या 2 से अधिक फॉर्म में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। एलोट्रोप फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स पाए जाते हैं? 3 एक का नाम क्या होता है, डायमंड। सेकंड ग्रेफाइट वेरी गुड। थर्ड कोल हाँ, कोल और तीसरा क्या होता है, क्या होता है? कोल या चारकोल नहीं, हम कहते Sir, हैं fluorine. मिस्टर फुलरिन। सर वो क्या होता है? ये टाइप होता है, जब आप लोगों को कार्बन में बताऊंगा ना तो वहां पे मैं ये कार्बन आपको तो बताया नहीं गया अभी, तो जब वहां पे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो कार्बन के जो होते हैं 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स क्या होता है? So different forms. हाँ, यानी कि 2 सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। Those substances which have different forms of element. कौन गाना गा रहा है? हमसे आप गाना गा रहे हो? ठीक है, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो वही कहता है कि ईच फॉर्म ऑफ कॉल्ड इज एलोट्रोप। डायमंड होता है, आपको मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन सा है? डायमंड Diamond. मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन लिखता हूं, विच वन इज हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इज, कौन सा हो जाएगा? Diamond. वेरी गुड। अगर वो पूछता कि विच वन, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट लिख दिया विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल लिख दीजिए, तब जब मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज द, मैं वैसे ऑप्शन देता लेकिन आप लोगों ने पहले ही बता दिया तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया,
विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, तो क्या हो जाएगा डायमंड। अगर Diamond. आपसे पूछा जाए विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स, या सिंपल पूछा जाए तो वहां पे नेचुरल ना दिया रहे, तो आपको क्या मानना है, ग्रेफिन जो है, Graphite. Graphite. ग्रेफाइट, ग्रेफिन वो क्या होता है, यानी कि जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो आप लोगों का गिटार होता है ना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई गाना करा था, मैं बताता नहीं इसको। यानी कि वो जो गिटार बजाते हैं उसमें जो यूज किया जाता है, उसमें ग्रेफिन वायर का यूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा वो होता है। ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स होती है ना, डायमंड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। कितना होता है, 3300 के आसपास होता है, यानी कि अप्रोक्स 30, जो मैं यहाँ लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, अप्रोक्स करके लिख रहा हूं, 3300 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है। यानी कितना होता है, और अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जब इतना हार्डेस्ट मटेरियल है तो उसको काटा कैसे जाता होगा, तो हम लोग इसको किससे काटते हैं, रे से काटते हैं। जो व्यक्ति डायमंड के काम में महारत होता है, एक डायमंड को बनाने में करीब करीब 3 महीने 4 महीने लगते हैं। और जब डायमंड की खासियत क्या होती है, ये टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसका मतलब है कि एक बार आपने लाइट दे दिया तो वो जो है क्या होगा, चमकते रहेगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से डायमंड है, पता नहीं डायमंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोगों ने थोड़ा बड़ा कर देता है डायमंड को, छोटा डायमंड आप लोगों को नहीं दूंगा, बड़ा डायमंड। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरे पास डायमंड है, इसमें एक बार लाइट डाल दीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ना, क्या जा रहा है मानने में, क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जैसे ही आपने लाइट दिया तो ये रिफ्लेक्ट करते रहता है मल्टीपल्स टाइम में, जिस कारण से ये जो है चमकता है। और इसी चमकने के कारण जो होता है, क्या होता है कि ये जो है आपका काफी कॉस्टली बिकता है। सबसे ज्यादा जो हीरा कॉस्टली होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि उसको कितने परफेक्ट एंगल से काटा जा रहा है। हीरे की खदान में वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप लोगों को मैं कहूं, आप लोगों की वैल्यू तब होगी जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनोगे, यानी कि हीरा बनोगे, एक नवाब हीरा बनोगे। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी अभी 0 वैल्यू है। लेकिन जिस दिन आपने मेहनत किया, आपके टीचर ने जो है इस प्रकार से बताया, तब आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन गए, तो एक नया हीरा बनोगे, आपको जो है नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये बातें हमने सीख ली। ग्रेफाइट एंड अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट is Good good conductor of electricity। electricity. इसलिए आपकी पेंसिल के पीछे जो है ना ग्रेफाइट, जो सॉरी पेंसिल में ग्रेफाइट होता है और पीछे से ब्लैक कलर का कोटेड कर दिया जाता है। अगर ये नहीं करेगा तो कोई बच्चा पीछे डाल देगा तो क्या हो जाएगा, उसको करंट लग जाएगा। इसीलिए देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे मैं बताऊंगा क्यों गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जो है आसानी से, ठीक है। लेयर बाय लेयर भी बताएंगे, डायमंड का भी स्ट्रक्चर बताएंगे, ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर बताएंगे जब कार्बन कंपाउंड्स बताएंगे। अब वो कहता है, आप इस बात को याद रखिएगा कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है। अगर आपकी पेंसिल में पीछे में अगर जब वो ना दिया जाए ब्लैक कलर का कोटिंग, तो हो सकता है कि आपको करंट लग जाए। कई बार बच्चे लोग जो सीधे रख देते हैं ना, जिस कारण से बच्चे को क्या पता कि करंट का झटका कैसे लगता है, उसको क्या पता, किसी को पता रहता है क्या?
जिसको लगता है उसको पता है। पता लगता है हाँ कि कैसा झटका लगता है। तो इसी कारण से ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है, और जब गुड कंडक्टर होता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक वाले जगह में यूज करते हैं। अब कई बच्चा ये नहीं पूछ रहे ना कि सर फिर वायर के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा, अगर जब मोड़ने तोड़ने में जो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज नहीं करते। ओके, अल्कली मेटल्स लाइक सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये ना बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे पनीर को काटते हो ना वैसे आप इसको भी काट सकते हो। आप अगर जब पनीर को काटोगे जैसे चाकू से कैसे काटते हो, उसी तरीके से लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। यानी कि दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ एंड दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और इन तीनों की, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन सोडियम एंड इसकी जो ना रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप लोग देखिएगा पानी में सोडियम को फेंकोगे तो देखिएगा कैसे बल बल करके जो है आग जलता जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पुरानी पिक्चर देखी है जिसमें पानी के अंदर लड़ाई होती थी, देखी होगी। पानी के अंदर जो बम कैसे फूटता है, बम तो फूटेगा नहीं ना। यस सर। तो उसमें क्या करते थे, पोटासियम कहते हैं। पोटासियम क्या होता है ना, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम भी करता है। तो जैसे रिएक्ट करता है तो आग का गोला बनता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, साउंड जो है डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, धुडुम, पता नहीं कैसे कैसे साउंड बनता है। तो इस प्रकार से जो है बाद में जो है बम फूटने वाला जो है साउंड डाल देते हैं, और ऐसा लगता है कि सच में जो हमने क्या कर दिया, बम फोड़ दिया। और हम फोड़ते क्या है, पोटासियम को जो है पानी में गिरा देते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम जो है बम गिर गया। ठीक है, अब उसको याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम की जो डेंसिटी होती है कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, कम होती है। ओके, element can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties। अगर हम बात करें कि इसकी केमिकल एंड जो है प्रॉपर्टी से मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख देता हूँ तो ये सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, दो पॉइंट तो कम से कम लिख देता हूँ। जो मेटल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. It is known as इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहोगे सर क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, आपको मैं याद भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा आपको खुद ही याद हो जाएगा किसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो एग्जांपल के रूप में समझाओ, जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, और जो लेगा उस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस। वेरी, ठीक है। ओके, दूसरा हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जनरली इट्स बेसिक नेचर, इट शोज बेसिक नेचर। ये जो होते हैं कैसे नेचर को शो करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। और ये कैसे शो करते हैं, इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, ये कैसा शो करते हैं, एसिडिक नेचर को जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल होते हैं ना वो हीट को रिलीज करते हैं, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जबकि ये कैसा होता है,
एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, यानी कि नॉन मेटल जो है रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आप इसको हीट दोगे तो ये क्या करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। अब फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, इसका जो पीएच वैल्यू है, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइज बिटवीन 7 to 14। इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि इसका क्या होता है 7 to 0। 1 to 0 to 1 to 0 to 7 0 to 7 बेटा 0 to 7। Its pH value, 7 very good, 0 is to lies between, क्यों मैंने बताया, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा था, केमिकल के अनुसार से डिफरेंस लिखना था, तो आप इसको लिख सकते हो, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइज बिटवीन 0 to 7। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, आप याद रख लोगे। yes sir Yes, जो 7 होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब हम बात सर कर एक रहे बार पिछली स्लाइड दिखाना। हैं, ठीक है, ये सर। ओके। अब हमने क्या करा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एयर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आपने मेटल को, ये याद रख लेना बेटा, रो मेटल ऑक्सीजन के ऑक्साइड फॉर्म साथ करते हैं। रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। metal oxide इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बेसिक नेचर होता है। sir बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, एल्कलाइन। तो वो जिसका alkaline पीएच अभी लेवल बताएं, वो क्या होता है आपको जस्ट क्लियर। बेसिक का मतलब होता है जिसका टेस्ट कैसा हो, सर कड़वा। sir बीटर हो, यानी यस कि सर। बीटर जिसका होता है, बी से बेसिक, बी से बीटर, यानी कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, बीटर होना चाहिए। और केमिकल भाषा में कहे तो यानी कि जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से 14 का, 7 नहीं होना चाहिए, 7 याद to 14। रखिएगा। 7 जो पीएच होता है वो किसका होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। सिर्फ पानी का होता है वो। अभी अल्कलाइन समझा रहे हैं बेटा, चिंता मत कीजिए। सब ठीक है, प्योर वाटर होता है। water blood 1 मिनट आप समय देंगे। हाँ अच्छा, पहले पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क पूछिए। कोई कुछ पूछ रहे थे, अरे बोलिए तो सही। चलिए आप लोग नहीं बता बोलेंगे, रहे हैं। मैं बोलता हूं, ठीक है। अगर आपने मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ, और अगर जो रिएक्शन हो गया तो अल्कली का फॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा कि जिसको यस आप सर। अल्कलाइन नेचर भी कहते हैं। yes मैंने sir क्या कहा कि अगर मेटल के ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया, मेटल ऑक्साइड बना, और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ तो उसको हम अल्कली नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस पूछा जाता है, मैं पूछता हूं। कहा जाता है कि अगर कोई कंपाउंड मेटल ऑक्साइड है, क्या वो अल्कली शो करेगा, नहीं। यस सर। हर मेटल ऑक्साइड जरूरी नहीं है कि वो अल्कली शो करेगा, वो वही करेगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि अल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का होगा, बिल्कुल। यानी कि जो भी अगर बस छोटी सी बात है, चीजों को घुमा फिरा के जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बस इतना से याद रखना कि मेटल ऑक्साइड अगर जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अल्कली का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओके, एक एक करके मैं थोड़ा सा और बताता हूं, एक दो रिएक्शन। जैसे मैंने क्या करा कि एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम
आप सभी ने जो है यहाँ पे हमने जो है लिया सोडियम और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही रिएक्शन के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। ओके, मुझे बताइए इसका ये नेचर कैसा होगा? बेसिक सर, बेसिक। बेसिक नेचर होगा। और मैंने इस Na2O को पानी के साथ रिएक्शन कर दिया, ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख भी देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये जो होता है अल्कली होता है। अगर जब वाटर में डिसॉल्व हो गया तो या वाटर से रिजॉल्व कर लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा? अल्कली। इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2 2 2। ठीक है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो MgO बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूँ। आप लोगों ने जो है बैलेंस करना सीख लिया होगा। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बैलेंस हो गया तो अब हमने क्या करा कि 2MgO को, अच्छा ऊपर में बैलेंस नहीं था क्या? O2 तो 2 यहाँ पे कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन कमी है तो 2, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि आगे नहीं तो अब मेरे ख्याल से बैलेंस है। अब यहाँ पे हमने जो 1 मोल लिया था तो 1 मोल को हमने जो है बैलेंस कर दिया। 2 मोल लोगे तो यानी कि उस प्रकार से बैलेंस है। ओके, अब हमने क्या करा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, हाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, MgO को अगर आपने पानी के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेचर कैसा होगा? अल्कली का फॉर्मेशन करता। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपने ये बातें सीखी। ओके, अब वो कहता है मेटल ऑक्साइड आर इन बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? जिसका टेस्ट कैसा, बीटर हो या जिसका पीएच वैल्यू कैसा हो, 7 से 7 से लेके 14 तक। ठीक है, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक वे है। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो क्या करे? एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करे एंड बेसिक प्रॉपर्टीज करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? बेटा मांगे। ठीक है, अब इतना से याद रख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, या आपकी सिलेबस में एल्युमिनियम जिंक दिया है तो हम एल्युमिनियम जिंक ही ले लेते हैं। इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये दोनों नेचर को शो करते हैं। एम्फोटेरिक कैसे तो होता है? बेटा अली जरा, बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट है। लेकिन आपके सिलेबस में इतना क्यों याद रखना? हमें इतना ज्यादा जरूरत रखने की क्या जरूरत है? हमें जितना कहा जा रहा है उतना याद रख लेते हैं। एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप लोगों के लिए याद रखने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि कि जो है बच्चे भूल ना जाए। तो इसीलिए जो है इस टाइप से बनाया हुआ है। ठीक है, आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं तो इसलिए इसी पे बना दिया। ओके, अब यहाँ पे
क्या हो जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एम्फोटेरिक क्या होते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच shows acidic character and basic character या acidic behavior and basic behavior, such type of metal oxide is known as amphoteric। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड को आप याद रख लीजिएगा, ये कैसे होते हैं, यानी कि जो है एम्फोटेरिक होते हैं। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेस। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है एंड बेस के साथ भी कर रहा है। Al2O3 प्लस 6HCl से क्या बन रहा है, 2AlCl3 प्लस 3H2 का फॉर्मेशन कर दे रहा है। सिमिलरली Al2O3 से प्लस 2NaOH बन रहा है, यानी कि एसिड है ये क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा। आप याद रखिएगा, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक कह देते हैं। याद रखिएगा, एल्युमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमने क्या करा कि यहाँ पे कोई मेटल का सैंपल ले लिया। यहाँ पे क्या है, ग्लास वुल सॉक्ड इन वाटर, यानी कि क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि ऐसा वुल है, वुल मतलब था रुई, आप जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हीट होगा तो ये क्या होगा कि यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन गैस का क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहा है, मैं अगर से सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुना, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। याद रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे यहीं पे दिया हुआ है। चलिए, मैंने पोटासियम लिया और वाटर के साथ रिएक्शन किया। आपको ये ना डायग्राम जरूर याद रखना। मैंने कहा था मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल अगर जब वाटर के साथ बनेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए मैंने पोटासियम ले लिया, पोटासियम को H2O के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि जो है मेटल ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, यानी कि जो है मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे देखिए साथ में क्या निकलेगा, H2, और साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। हीट है जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा एग्जांपल है, सोडियम को अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि मेटल को अगर जब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड एंड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड अगर जब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। आपको मैंने बताया पोटासियम सोडियम जो होते हैं बहुत ही विग्रेटली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, यानी कि जो नॉर्मल वाटर से भी करते हैं कोल्ड वाटर से। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोडियम एंड पोटासियम जो है किससे रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन रहेगा कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से, नॉर्मल वाटर से। तो ये तीनों के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ भी करता है, नॉर्मल वाटर के भी साथ करता है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic। मैंने कहा था कि जो रिएक्शन होते हैं कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और साथ में क्या रिवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए कि अगर हमने क्या करा कि मेटल को पानी के साथ रिएक्शन कराया तो बताओ कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आप कहोगे हाइड्रोजन। मैंने पूछा तो कैसे रिएक्शन होगा तो कहोगे एक्सोथर्मिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर हर एक मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस बनती है? नहीं, वो सभी से, बहुत सारे भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्ट नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो किसी बच्चे को हो सकता है कि सर मेरे को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में दिक्कत होता है कि मुझे याद नहीं रहता। हाँ जी बोलिए। मेटल ऑक्साइड भी सारे मेटल ऑक्साइड वर्क करते हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, कोई बताएंगे क्या कही है इन्होंने?
एक बार थोड़ा जोर से बोलिएगा। सारी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कह रहे हो सारी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मेटल ऑक्साइड बोल रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सभी के सभी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा क्या? यही क्वेश्चन है। ऐसा पूछे कि सभी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, सभी के सभी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि ऑल अल्कली आर मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो है बेसिक नेचर शो करता है। जितने अगर से कहा जाए कि अल्कली जो होंगे वो तो जरूर यानी कि मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होंगे, लेकिन सभी मेटल हाइड्रोक्साइड जो है अल्कली नहीं होंगे। ये तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, यही तो कहा। मैंने कहा कि अगर अल्कली है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्कली हो। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस चलते हैं। अब इसने हमने क्या करा कि सारे हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया, यहाँ पे जमा कर लिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो आपको पता है कौन सा साउंड आता है? पॉप 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 का साउंड आता है, यानी कि वो जलने लगता है। इस कारण से वहां पे जो साउंड आ रहा है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, पॉप पॉप का साउंड। साउंड आता है। ठीक है, अब ये पॉप साउंड कैसा होता है? जैसे पेप्सी की बोतल खोलते हैं, कुछ लोग उंगली डाल के ऐसे करते हैं मुंह में तो साउंड आता है। कैसा आता है? ऐसे कुछ आता है। तो यानी कि मेरे से एग्जैक्ट हुआ नहीं, आप लोग जो है कहीं कोई कर सकते तो बता दीजिए मुझे, किसी का जो है आ रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइप का जो है साउंड को जो हम लोग क्या कहते हैं। साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो, मैं याद रखने का एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक बताता हूँ। एक्सो, आप सभी के घर में किचन में या कहीं मॉल वॉल में गए होंगे, वहां पे देखिएगा एग्जॉस्टर लगा होता है, लगा होता है, बड़ा बड़ा फैन Yes, ऊपर में sir. लगा रहता है, या किचन में लगा होता है। यस एग्जॉस्ट फैन। वो क्या करता है कि गर्म हवा को बाहर निकालता है। इसी से बना है एग्जॉस्टर। यानी कि एग्जॉस्टर का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट करना। किसको? जो मतलब एग्जिस्ट करना। एग्जिट। हाँ, हीट को एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करना। तो इसको करेंगे थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। हीट। यानी कि जो हीट को करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। ऐसे याद रखना जो, हाँ, इंडो मतलब होता है इन का मतलब क्या होता है? यानी कि अंदर जाना, जिसके अंदर जरूरत पड़ेगी। इस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक कहेंगे। अब किचन से याद रखना, घर में एग्जॉस्टर होता है। एग्जॉस्टर का मतलब क्या होता है? यानी कि गर्म हवा को निकालना। इससे आपको याद रह जाएगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। मैंने कहा ना कि जो कैल्शियम होते हैं ना वो लेस वायलेंट होते हैं। दे हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी कि इनके पास इतना भी एनर्जी नहीं होता है कि जो है तुरंत फायर हो जाए। जैसे सोडियम को जलाते देखिएगा जल जाता है, पानी में आप देखते होंगे वो क्या जलता है? वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उस गैस में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसमें क्या हो जाता है? आपका हीट पकड़ लेता है। जैसे जनरेट हुआ टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए हीट ही तो चाहिए, इग्निशिएशन टेम्परेचर, तो वहां से मिल जाता है एक्सोथर्मिक से। और वो जो है क्या हो जाता है? आग पकड़ जाता है। इसी कारण से सोडियम जो होता है पानी में आग जल जाता है, क्योंकि हम पानी में तो देते नहीं है आग। कभी जलाते हैं कि सोडियम को, लो भाई सोडियम जल जाती है, ऐसा करते हैं कि घर में जैसे बर्नर में जलाते हैं? तो उसलिए क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। और उस हीट से क्या हो जाता है? यानी कि उसमें कैच फायर पकड़ जाता है, यानी कि आग पकड़ जाता है। ओके, अब यानी कि यहाँ पे जब कैल्शियम होता है तो यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं हो पाता कि हीट रिलीज होता है। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, जिस कारण से H2 गैस में आग नहीं पकड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो होता है ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इट रिएक्ट विथ फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी कि अगर आपने हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रेगुलेट करेगा। It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface। जैसे मान लो होता क्या है कि ये मैंने जो है ना वाटर ले लिया, अब यहाँ पे कैल्शियम दे दिया, तो ये ना ऊपर में फ्लोट करते रहता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन इसको चारों तरफ से घेर लेता है।
और ये जलता तो है नहीं, जिस कारण से क्या होता है यानी कि जो है कैल्शियम जो है वाटर के फ्लोट पे जो है सरफेस पे जो है फ्लोट करने लग जाता है। ओके, कह रहा है मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। मैंने कहा था ना कि ये जो है ना बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो अब इसको याद कैसे रखोगे कि जो एल्युमिनियम है एंड आयरन है, तो यानी कि जो है आप इसको याद रखना मेरा मन जिया रे, ठीक है। यानी कि जिंक, आयरन और एल्युमिनियम जो होता है वो कैसे होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, कैसे याद रखोगे, जिया जो है वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है H2O गैस, अगर Al2O जो है बन जाएगा एंड प्लस 3H2 गैस, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो है बन जाएगा। सिमिलरली Fe जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, यानी कि किसी से भी ये नहीं रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो वाटर ले रहे हो ना वो स्ट्रीम है, ये जी का मतलब क्या होता है गैस, यहाँ पे मैं लिक्विड देता हूँ स्टीम, या जिसको आप कह सकते हो वेपर। यहाँ समझ जाना कि गैस लिखा हुआ है। जो एल्युमिनियम एंड आयरन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। जिया जो है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना हॉट वाटर के साथ, बट एल्युमिनियम और आयरन ये क्या करेगा आपका स्टीम के साथ जो है रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाएगा। ओके, आप लोग हाँ, अभी यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर एंड लेड जो होता है डू नॉट रिएक्ट विथ ऑल टाइप ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी हो, स्टीम हो, कोल्ड हो, हॉट हो, ये किसी के साथ याद नहीं रखेगा। इसको याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। कॉपर भी, हाँ कॉपर भी, आप इसीलिए तो देखते हैं ना कॉपर का जो नल बना होता है, क्या वो कभी रिएक्ट करता है क्या, कॉपर सबका आप देखेंगे। सिल्वर गोल्ड तो आप सभी को पता है क्योंकि हम लोग डेली नहाते हैं पहन के, तो कभी तो रिएक्ट नहीं करता है। ठंड के समय गर्म पानी से नहाते हैं और जो है गर्मी के समय ठंडे पानी से नहाते हैं। ये तो सभी को याद रहता है सिल्वर गोल्ड। यानी कि आपको क्या याद रखना है, लेड एंड कॉपर जो होते हैं वो क्या होता है, यानी कि जो किसी भी टाइप के वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते हैं। याद रहेगा? यस सर। अब आज की क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं एक ये थोड़ा सा जो है मैं बता देता हूं, अब याद रख लीजिएगा। सिस जी, यानी कि सी से कॉपर हो जाएगा, यहाँ एस से सिल्वर हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, और यहाँ आई के जैसा है यानी कि लेड, तो यानी कि जो है लेड कह सकते हो, ठीक है। या पिस भी कह सकते हो, PI LSG भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ये रिएक्ट नहीं करते ना बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते तो एनर्जी नहीं रिलीज होती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ सर। हाँ Yes, सॉरी सर क्या शॉर्ट बोले फॉर्म बता रहे, LSGC। LSGC, ये भी बढ़िया है। लोएन जो है कुछ क्या है इसका फुल फॉर्म, किसी को याद है, कुछ होता है? लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ओके चलिए आपने ऐसे ही याद रख लिया, ठीक है। ओके, ऐसे LSCG यानी कि CG छत्तीसगढ़ हो गया, LS आप लोग लोएंस याद रख सकते हो, ठीक है। कुछ भी याद रख सकते हो, आप लोगों को कोई डिस्ट्रिक्ट हो तो उस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टीज जो है ऑप्शन सी डलनेस। यानी कि उसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि डलनेस प्रॉपर्टीज वो शो नहीं करता है। आंसर इज सी डलनेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल, डक्टिलिटी। first of the ability of metal to be drawn into thin wire is known as, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डक्टिलिटी जो होता है वो क्या कर जाता है वायर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई थी। डक्टिलिटी क्या होता है, मतलब थिन वायर में कन्वर्ट करते हो। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, थिन सीट में, यहाँ पे जो है वायर की जगह क्या कर लीजिए थिन सीट में, ठीक है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जो साउंड का कंडक्ट करे। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करे।
क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। मल्टीपल वाले हैं। गुड कंडक्टर यानी कि जो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी कि कंडक्टिविटी करेगा। बोलिए। ओके, ये क्या करता है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। गुड एल्यूमिनियम क्या होता है? जो है कंडक्टिविटी भी करता है, ठीक है, यानी कि हीट का, क्योंकि आप एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाते हैं। अब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो चारों होने चाहिए। जो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि एल्यूमिनियम वायर का भी यूज करते हैं। डक्टिलिटी भी होता है, इसको वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी तो डक्टिलिटी है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो भी हाई होती है, क्योंकि मेटल। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो नहीं दिया है तो लिखा हुआ डक्टिलिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हैज नो रिलेशन कुकिंग। अच्छा, कुकिंग के लिए बोला है क्या? सॉरी कुकिंग के लिए बोला है, यहाँ पे कुकिंग के लिए बोला है। तो कुकिंग के लिए क्या होना चाहिए? गुड जो है क्या होना चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने मेटल की चारों प्रॉपर्टी बता दी थी, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है कुकिंग के लिए जो है आपसे बोला गया। फोर्थ वन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर डी ऑप्शन, आयरन। ओके, मैंने क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज हॉट वाटर? तो मैंने कहा था Gi, सर यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है इसका राइट आंसर। क्योंकि मैंने आपको बताया था Gi याद रख लेना, और आपको मैंने कहा था वैसे एलिमेंट जो है जो हॉट वाटर स्टीम के साथ करते हैं तो आयरन और एल्यूमिनियम थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको याद रख सकते हैं। और जो है LSCG जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते। लेड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जो है यानी कि क्या होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? क्या होगा जब आप क्या करोगे? कैल्शियम को हीट यानी कि जो वाटर के साथ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो इसकी क्या होगा? ऑप्शन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो डी हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। यानी कि वो क्या हो जाएगा? इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, क्योंकि इस पे क्या हो जाता है? लेस, और उस सॉरी कैल्शियम के सरफेस पे क्या हो जाता है? जो है चिपक जाते हैं, जिस कारण से ऊपर में क्या होता है जो है फ्लोट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब वो कहेगा सर इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो क्या यानी कि जो है सभी वाटर की हम बात नहीं कर रहे, स्पेशल बात यहाँ नहीं बताना चाहिए कि कौन सा वाटर की बात कर रहे हैं, हॉट वाटर की या कोल्ड वाटर की, इसीलिए जो है क्या हो जाएगा? ये जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ी बहुत चीजें जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है।